नमस्कार दोस्तों, द न्यूज गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो हमारे लिए न्यू नॉर्मल होती जा रही हैं। मतलब जो देखने में अजीब सी हैं लेकिन हमें अब उन्हें देखकर अजीब सा नहीं लगता। जो देखने में अलोकतांत्रिक हैं लेकिन हमें अब देखने में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों तक और हम तक जो सच है वो पहुंचने ही नहीं दिया जाता। अगर बात करें किसानों के आंदोलन की, किसानों पर जो बिल पास हुए हैं राज्यसभा में, उसे पास कराने के पीछे जो साजिश रची गई, उसका जो सच है वो लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। आपको बता दें कि किस तरीके से ध्वनिमत के जरिए ये जो बिल हैं वो पास कराए गए, जबकि वहां पर जो सांसद थे वो मांग कर रहे थे कि हम इसे वोटिंग के जरिए पास कराना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ध्वनिमत के जरिए पास कराया गया। हालांकि इसी बीच कुछ सांसदों ने वहां पर हंगामा किया और जो माइक वगैरह तोड़ा वो गलत था, लेकिन जो राज्यसभा में जो हुआ है, जो बिलों को लेकर जिस तरीके से पास कराए, वो और भी ज्यादा गलत है। और दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी अब इतनी सफाई से झूठ बोलने लगे हैं कि अब लोगों को वो भी एक न्यू नॉर्मल हो गया है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं और क्या वादे कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों ने जो भी बातें कही, ऐसी कई बातें कही जिन पर वो खुद ही कायम नहीं रह पाए। अगर बात की जाए रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की, तो आप सुनिए, देखिए मोदी जी ने पहले क्या कहा था और फिर बाद में क्या हुआ। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है, जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। सरकार 151 प्राइवेट ट्रेनों के प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है। निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण की तरफ पहला बड़ा कदम उठा लिया है। रेल मंत्रालय ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दिया है। इसके लिए प्राइवेट पार्टीज को 30,000 करोड़ का निवेश करना होगा। पहली बार रेलवे में यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टी को आमंत्रित किया गया है। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है, जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू। अगर बात की जाए बिहार चुनाव की, तो पिछली बार जब 2015 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब मोदी जी ने वादा किया था 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का, वो भी अभी तक पूरा नहीं पहुंचा है। उसकी भी कोई जो लेखा जोखा है वो समझ में नहीं आ रहा है किसी को। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश का जो मीडिया है, ज्यादातर मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो पूरी तरह गोदी मीडिया में बदल चुका है। वो हमेशा सरकार की तारीफ करता है और सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं करता। भले ही वो क्वेश्चन पूछने जरूरी थे, फिर भी सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं करता। बिलों को लेकर हो चाहे किसी भी चीज को लेकर हो, सरकार की हमेशा तरफदारी करता है। अब दोस्तों, एक बात हो रही है डिजिटल मीडिया पर कंट्रोल करने की। सरकार अब जो है डिजिटल मीडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसमें हमारे यूट्यूब, वेब पोर्टल, न्यूज वेबसाइट्स, ऐसे कई माध्यम जिनके माध्यम से लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाई जा रही थी, उन पर भी सरकार अपना नियंत्रण करना चाहती है। और उसके पीछे तर्क दिया गया है कि इनके माध्यम से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जहर घोला जा रहा है, ऐसे कई तर्क दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। हो सकता है भविष्य में जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर या जो वेबसाइट्स हैं उन पर नियंत्रण कर दिया जाए, ताकि जो सच है वो बिल्कुल जो लोगों तक पहुंचने से रोका जा सके। तो दोस्तों, किस तरीके से जो एक देश की आवाज थी, जिसे आप कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता था, जिसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, जो पत्रकारिता है, उसी को कहीं ना कहीं दबाने की पूरी कोशिश हो चुकी है। आखिरकार जो अखबार हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो पहले से ही कंट्रोल्ड में है, उनके कंट्रोल में है पूरी तरीके से। हिंदी अखबार तो पूरी तरीके से उनके नियंत्रण में है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अखबार हैं जो और मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार से सवाल नहीं करती, सरकार के पक्ष में ही हमेशा बोलती है। और अब ये कोशिश हो रही है कि जो सोशल मीडिया है और जो डिजिटल मीडिया है उस पर भी कंट्रोल किया जाए, ताकि जो लोग अभी सोशल मीडिया के जरिए सही जानकारी जुटा लेते थे, वेबसाइट्स के जरिए, कई अच्छी वेबसाइट्स के जरिए सही जानकारी जुटा लेते थे, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाती थी, उन पर भी अंकुश लगाया जा सके।
तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि किस तरीके से जो हमारा आसपास का माहौल है, हमारे जो सोशल मीडिया है, हो सकता है उस पर भी कंट्रोल कर लिया जाए। यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, उस पर पूरी तरीके से सरकार जो है वो अंकुश लगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से संसद में जिन सांसदों ने संसद के थोड़े से रूल्स को तोड़ा था, उन्हें निलंबित किया गया। वो 8 सांसद थे और उन्होंने रात भर जो है संसद परिसर में ही धरना दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और इस तरीके के कई जो सांसद थे, कांग्रेस के थे, टीएमसी के थे, तो उन लोगों ने धरना दिया रात और वहाँ लेट कर और वहीं पर रात बिताई अपनी। और सुबह की बात है कि जब सुबह हुई तो हरिवंश जी हैं जो उपसभापति हैं, वो उनके लिए चाय लेकर पहुंचे, लेकिन जो सांसद थे उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया। और जो संजय सिंह है उन्होंने ये तक कहा कि जिस तरीके से मैंने ये चाय लौटाई है, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को किसानों का निवाला लौटाना चाहिए। आपको बता दें कि जिस थ्योरी के अनुसार सरकार ने जो बिल पास किए हैं, तो उस पर जो कई जानकार हैं, कई कृषि विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि जो ये जो बिल हैं, यूरोप और अमेरिका में जो मॉडल फेल हो चुका है, वो मॉडल अब इंडिया में लाने की कोशिश की जा रही है। और इससे न तो किसानों की आय डबल होगी, बल्कि जो बीच के बिचौलिए हैं वो ज्यादा फायदा उठाएंगे। और इससे जो बड़े बड़े मार्केट हैं, जो बड़े बड़े बिचौलिए हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सामान का स्टॉक करेंगे और फिर जो दाम होते हैं उन पर अपना नियंत्रण करेंगे, और जिसके बाद जो इसका बोझ है वो आम जनता पर पड़ेगा। और लेकिन इसकी जो सही कीमत है वो किसानों तक नहीं पहुंचेगी। आपको बता देंगे सुषमा स्वराज जी ने भी इस तरीके का जो कांग्रेस के समय जब इस तरीके का कुछ बिल लाया जा रहा था, से उन्होंने इस बिल का भरपूर विरोध किया था। जब पेप्सी की फैक्ट्री पंजाब में लग रही थी, पेप्सी की फैक्ट्री पंजाब में लग रही थी, तो पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया कि फैक्ट्रियां नहीं लगनी चाहिए। पेप्सी के लोगों ने उन्हें भरमाया और ये कहा कि हम केवल कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाएंगे, हम यहाँ आलू के चिप्स भी बनाएंगे, टोमेटो की सॉस भी बनाएंगे और आपका आलू और टमाटर खरीदेंगे। यहाँ का किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान गुमराह हो गया, भरम में आ गया, फैक्ट्री लग गई। आप जानती हैं, कारखाना लगने के बाद उन्होंने किसानों को बुलाया और कहा कि हमने तुम्हारे आलू का परीक्षण किया था, तुम्हारा आलू ज्यादा मीठा है, इसके अच्छे चिप्स नहीं बन सकते। उन्होंने कहा हमने तुम्हारे टमाटर का भी परीक्षण किया था, तुम्हारा टमाटर ज्यादा खट्टा है, उसकी अच्छी सॉस नहीं बन सकती। आलू और टमाटर विदेश से निर्यात करने का काम किया, लेकिन पंजाब के किसान से आलू और टमाटर नहीं लिया। और एक पेप्सी की बात नहीं, आज पूरे देश में मैकडॉनल्ड की चेन खुली हुई है। वो फ्राइज बनाते हैं, आलू की फ्राइज। कितना आलू वो भारतीय किसान से लेते हैं, जरा कभी पता करिए। वो कहते हैं हमारी फ्राइज का साइज बड़ा है, आपका आलू छोटा है। भारतीय किसान, ये बैठे आगरा के सांसद रामशंकर कथीरिया जी, आगरा का किसान जो आलू उत्पादक किसान है, सबसे ज्यादा आलू पैदा करता है, अपने आलू को सड़क पर गिरने के लिए मजबूर होता है, लेकिन मैकडॉनल्ड उनसे आलू खरीदता नहीं है। कहां से आता है आलू? शिपमेंट की शिपमेंट आती है। अध्यक्ष जी, एक मिनट। अध्यक्ष जी, जहाज भरकर आते हैं आलू के, शिपमेंट्स आते हैं विदेशों से, जहाज भरकर आते हैं और उनकी फ्राइज बनाते हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी फ्राइज का स्टैंडर्ड बड़ा है, आपका आलू छोटा है। खरीदेंगे तो दाम देंगे ना। और अरुण जेटली ने भी इस तरीके के बिल पर जो बिचौलिए हैं उनके जो मंडी परिसर जिस तरीके से खत्म होने की बात हो रही है, उसी को लेकर एक बात कही थी। अब आज सबसे बड़ा तर्क अश्विनी जी ने दे दिया कि इस देश के किसानों को बहुत लाभ होगा। मैं केवल 2-3 तर्क इस संबंध में देना चाहूंगा। आपकी सारे तर्क का आधार यह है कि आज बाजार में बहुत सारे मिडलमैन हैं, बिचौलिए हैं। वॉलमार्ट प्रत्यक्ष रूप से किसान के पास जाएगा और जब प्रत्यक्ष रूप से किसान से सामान खरीदेगा, बिचौलिए हट जाएंगे और इसलिए किसान को उसका दाम ज्यादा मिलेगा।
आप अमेरिका और यूरोप के किसान की स्थिति देखिए। वहां तो 20-30 साल से ये लोग हैं। वहां के किसान को तो इन्होंने मालामाल कर दिया होता अभी तक। उनका किसान तो बहुत एफ्लुएंट होता, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर वहां हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसान से खरीदते हैं, और सारा का सारा पैसा जो बिचौलिए की जेब में जाता था वो बिचौलिए की जेब में न जाकर अब किसान की जेब में जाएगा। यूरोप और अमेरिका अपने किसान को जीवित रखने के लिए $400 बिलियन सालाना सब्सिडी उस किसान को देते हैं। $400 बिलियन सब्सिडी आज भारत के रुपए के साथ ट्रांसलेट कर लिया जाए तो 6,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन देते हैं यूरोप और अमेरिका अपने किसान को, क्योंकि किसान को बाजार में भाव नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ, इन बड़े इंटरनेशनल चेन्स ने किसान की क्या परिस्थिति कर दी कि वहां के वित्त मंत्री में तो इतनी क्षमता थी और उसकी जेब इतनी गहरी थी कि वहां से पैसे निकाल के किसानों में बांट देता। तो जिस दुनिया के में यह अनुभव लागू किया गया, वहां किसान को जीवित रखने के लिए फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दैट फार्मर यू हैव टू गिव $400 बिलियन एवरी ईयर टू दैट फार्मर। तो क्या कारण है कि ये एक्सपेरिमेंट वहां तो चला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में बड़ा सफल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पुराने वीडियोस अवेलेबल हैं, वे किस तरीके से जो सुषमा स्वराज और जो अरुण जेटली ने उस समय विरोध किया था, और अब उसी तरीके का जो बिल है फिर से भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, और जिससे किसानों को लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। किसान ये बात कह रहे हैं कि हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर हमें लिखित एक कानून चाहिए, ताकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपनी राय भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।